नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय टीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है MPPSC प्रीलिम 2026 के लिए मेरे द्वारा एक सिलेक्शन सीरीज लाई गई थी, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक आपने कभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सिलेक्शन सीरीज नाम से उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके जो पहले मैंने 6 लेक्चर पढ़ाए उन सभी को देख सकते हो। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। दोस्तों, यह सीरीज देखते देखते आपको लगने लगेगा कि यार हमने कितना अच्छा मौका छोड़ दिया प्रश्नों को याद करने का। जैसे मान लीजिए अभी 6 लेक्चर हुए हैं और 6 लेक्चर में आप सभी को पता है हर लेक्चर में मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ। 25 छके 150 प्रश्न हम ऐसे कर चुके हैं जो MPPSC में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ में मैं डिटेल भी आपको बेसी ही कनेक्ट करके बताता हूँ जो MPPSC में पूछे गए प्रश्नों की होती है या पूछे जाने की संभावना होती है। आपने अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़े होंगे और अब आगे आप पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा सर ये प्रश्न की डिटेल हमने पहले पढ़ी थी और वैसे ही क्वेश्चन अब हमारे यहाँ सामने आ चुका है। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डेली देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित थे। तो देखिए, गंजन सिंह या गुंजन सिंह का हमने नाम सुना होगा। गुंजन सिंह का मैंने नाम बताया था कि भारत में जब महात्मा गांधी द्वारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी की थी, किसने? गांधी जी ने। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में उनका मुख्य मकसद था कि हमें क्या करना है कि इनके द्वारा जो कानून बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा उन सभी कानूनों को तोड़ना है, साथ में हमें इनका सपोर्ट भी नहीं करना है, यानी इनका समर्थन भी नहीं करना है। ये दोनों क्या थे, इसके मोटिव थे सभी ने अवज्ञा आंदोलन के। अब गांधी जी के कहने पे गांधी ने क्या बोला, सब जगह हमें कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन चालू करना है। तो गांधी जी 1930 में क्या करते हैं, कहाँ पर चले जाते हैं, आप सभी को पता है, दांडी मार्च पे निकल जाते हैं। दांडी मार्च पर गांधी जी चले जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में हर जगह लगभग 30 से 40 जगह जंगल सत्याग्रह शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू होते हैं? जंगल सत्याग्रह शुरू होते हैं। ये जंगल सत्याग्रह तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा मुख्य रूप से जंगल कानून बनाए गए थे, जिसमें वो क्या करते थे कि जंगलों में जो जनजाति रहते थे उनको जाने नहीं देते थे, ना ही जंगलों का वहाँ उपयोग करने देते थे। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक कानून बना दिया था। अब गांधी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले क्या बोला था, हमें इनके सभी कानून तोड़ना है। तो सभी जनजाति क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में लगभग 20 से 30 जगह सभी जनजाति क्षेत्रों में सभी लोग घास काटकर इनके जंगल कानून को क्या करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो बेसिक घटना 1930 में हमारे यहाँ बैतूल में एक जगह है, उसका नाम है घोड़ा डोंगरी। बहुत फेमस जगह है घोड़ा डोंगरी में। यहाँ पर कोरकू जनजाति के एक व्यक्ति रहते हैं गुंजन सिंह, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जंगल सत्याग्रह किया जाता है। तो इनका पूरा नाम था गुंजन सिंह कोरकू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, गुंजन सिंह कोरकू। अब यहाँ पर जंगल सत्याग्रह होता है तो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी आकर इन पर गोलाबारी कर देती है, जिनमें एक मंजू ओझा करके नाम की एक महिला होती है, जिनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। ऐसे 3 लोगों की यहाँ पर हत्या होती है। मैंने इसको बहुत अच्छे डिटेल में आपको पढ़ाया था। जैसे सिवनी में मैंने बताया था टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ। सिवनी में क्या हुआ था, टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था, पढ़ाया था मैंने ये भी आपको। तो ऐसे मध्य प्रदेश में हर आदिवासी जगहों पर जंगल सत्याग्रह किए गए थे, यानी कानूनों को तोड़ा गया था, जंगल कानूनों को। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न था, गुंजन सिंह किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है, तो कोरकू से। ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। और कभी आपको इसे डिटेल में पढ़ना हो तो हमारा MPPSC प्रीलिम्स का जो कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी के क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था, तो इनका नाम है विष्णु सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन जैसा आप सभी को पता है विदिशा से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इसकी चिंगारी हमें देखने को मिलती है घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र में, मुख्य रूप से बैतूल में। तो यहाँ पर एक आदिवासी नेता रहते हैं, उनका नाम रहता है विष्णु सिंह, जो कि गोंड जाति से संबंधित है। इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। अब आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण है तो कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, वन संरक्षण के लिए अपने यहाँ 2006 में क्या आया था, कानून आया। अब उसके तहत वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है।
फिर देखिए 2006 में आदिवासियों के, और आप सभी को पता होगा 1980s के दौरान हमारे यहाँ वन संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, अब वन संरक्षण अधिनियम में वन्यजीव संरक्षण शामिल है, वनों की चकबंदी शामिल है, सामाजिक न्याय प्रदान करना शामिल है, ये तीन ही शामिल है। परंतु चारागाह संरक्षण का उसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए वाला हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो देखिए, आपको मैंने कितने अच्छे से बताया था कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब 3 प्रकार के वन में मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है वहां पर पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि जो सागर और ये मध्य वाला क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं पर्णपाती वन, और ये वाले क्षेत्र यहाँ पर खुला वन या हम बोल सकते हैं कटीले वन पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के वन मैंने बताए थे। अब यहाँ पर पर्णपाती का मतलब समझो, पर्णपाती का मतलब पत्ते गिरा देना। उष्ण कटिबंधीय का मतलब समझो कि मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, तो यहाँ के वन भी कैसे हो जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय वन हो जाएंगे। अब देखो, पत्ते क्यों गिराते हैं? पानी की कमी के कारण गिराते हैं। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरेगा वहाँ पर पत्ते गिरेंगे पर कम गिरेंगे। तो यहाँ पर बोला गया आर्द्र पर्णपाती। तो सबसे ज़्यादा वर्षा आप सभी को पता है पूर्वी क्षेत्र में ही होती है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाएंगे? पूर्वी क्षेत्र में पाए जाएंगे, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ऐसे वन यहाँ पर 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वहाँ पर पर्णपाती, और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पर खुला वन या कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एजप्शन है 60 सेंटीमीटर, इससे कम भी हो सकती है, जैसे 55 से 60 कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर 60 होता है। तो मैंने एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, परंतु मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी वहाँ पर कैसे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे, यानी कम पत्ते गिराएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला, सदाबहार वन। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? सदाबहार वन। शुष्क यानी सूखे, तो शुष्क वन हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो शुष्क वन भी हमें पर्णपाती वन में भी देखने को मिलते हैं और खुले वन में भी देखने को मिलते हैं। तो याद रखना कि आर्द्र पतझड़ वन हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, टोर क्या है? तो देखो, टोर क्या है? समतल भूमि के बीच एक खंड। जैसे यहाँ पर एक भूमि है, इसके बीच में कभी क्या हो जाता है? खड्डे हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से टोर बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से नदी घाटी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं छोटी नदी घाटी, वो एक टोर का उदाहरण होती है। नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने अखरानी की पहाड़ी बताई थी आपको जब मैंने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी, और आपको सभी को पता होगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर बड़वानी और अलीराजपुर के बीच में पड़ती है काई की अखरानी की पहाड़ियाँ। अब यहाँ से नर्मदा नदी आती है, यहाँ पर पड़ती है झाबुआ की पहाड़ी, काई की पहाड़ी, झाबुआ की पहाड़ी। जब यहाँ से ये एंट्री करती है तो यहाँ पर एक गॉर्ज बनाती है, यानी एक खंड बनाती है इन दोनों के बीच में, और उससे बोला जाता है मुकारता गॉर्ज। क्या कहा जाता है? मुकारता गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? अलीराजपुर में। ये मैंने आपको जब नर्मदा नदी पढ़ाई थी, जब मैंने मुकारता गॉर्ज के बारे में बताया था, और अखरानी पहाड़ियों के बारे में मैंने जब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी, उसमें मैंने अखरानी की पहाड़ियाँ पढ़ाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मुखारता गार्ज हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का बैच लाइव हो चुका है। आपको 1 दिसंबर से यहाँ है। अभी इसमें 100+ डीसी सर की याद कराने वाली क्लासेस आने वाली है, तो तैयार रहेगा। अभी यूनिट 1 और यूनिट 5 चल रही है। आपको कभी देखना हो तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मात्र 999 में है, ज़्यादा सोचो मत। केवल आपके पास 75 दिन बचे हैं। 75 दिन में कभी आप इस 999 कोर्स को कभी आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन नंबर पर कांटेक्ट कर आपको ऑफ़र की जानकारी भी लेना हो तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर ले सकते हैं।
आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र ये पड़ता है बैतूल जिले में। कहाँ पर? बैतूल। आपने एक जगह सुन रखी होगी सारणी। सारणी में लगा हुआ है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या सतपुड़ा पावर प्लांट। इस सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को यहाँ पर इसीलिए स्थापित किया गया क्योंकि यहाँ पर पाथरखेड़ा में कोयले की खोज कर दी गई थी 1924 के समथिंग। जब इनकी खोज हुई 1924 में तो यहाँ पर क्या होने लगा, कोयले के और भंडार ढूंढे जाने लगे। तो यहाँ पर पाथरखेड़ा के आइट साइड के गांव में हमें क्या मिला, कोयला मिलने लग गया। ठीक है, तो देखिए इसकी जो खोज की थी वहाँ की थी डॉक्टर सिरिल फॉक्स ने। किसने खोज की थी इसकी? डॉक्टर सिरिल फॉक्स ने, ये भी याद रख लेना। और इससे जो कोयला निकलता है उस कोयले को सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में पहुंचाया जाता है। और मैंने बताया सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं, यहाँ पर कोयला और पानी की मदद से बिजली बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ताप विद्युत केंद्र बोलते हैं। तो पाथरखेड़ा से यहाँ पर कोयला जाता है और छोटी तवा नदी है वहाँ पर, छोटी नदी तवा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया, उस डैम से यहाँ पर पानी आता है और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में क्या बनती है? बिजली बनती है। तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, सारणी के नज़दीक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बैतूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई? तो देखिए राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना आप सभी को याद रखना है 2003 में क्या हुई थी? प्रस्तावित हुई थी, जिसे 2005 में शुरू किया गया। इस नदी संयोजक परियोजना का मुख्य उद्देश्य कि भारत की 30 से ज़्यादा नदियों को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, जिसमें भारत की पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना शुरू हुई जिसका नाम था केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो भैया ये है भैया सारणी में। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ और अपन सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के जितने भी प्रश्न आए हैं उस पर भी अपन डिटेल में बात करेंगे। मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया था आपको। यहाँ पर पड़ता है मान लो कि बैतूल जिला। ठीक है, बैतूल जिले में एक जगह है यहाँ पर मुल्ताई नाम की, यहाँ पर एक जगह है पाथरखेड़ा। पाथरखेड़ा से जब 12 किलोमीटर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ती है सारणी। क्या पड़ती है? सारणी। अब सारणी के पास से एक नदी निकली, उसका नाम है छोटी तवा। एक छोटी तवा और पाथरखेड़ा यानी कोयला भी है, पानी भी है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर सारणी में एक जगह देखी गई और वहाँ पर एक केंद्र खोला गया ताप विद्युत केंद्र, जिसका नाम था सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। और ये ताप विद्युत केंद्र अमेरिका की देश की सहायता से स्थापित किया गया है। किस देश की सहायता से? अमेरिका की देश की सहयोग से स्थापित किया गया था 1967 में। यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके द्वारा 1330 मेगावाट इसको क्या की गई थी? प्रस्तावित की गई थी। फिर इसका उत्पादन बढ़ा, परंतु आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यह ताप विद्युत केंद्र भी धीरे धीरे बंद होने की कगार पे है। ठीक है, याद रखना ये NTPC के अंतर्गत नहीं आता, ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्राज्यीय परियोजना का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताई थी एक सोन नदी है। सोन नदी मैंने बताई थी कि मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है। अब सोन नदी का उद्गम आप सभी को पता है अमरकंटक अनूपपुर से होता है। और यह किसकी सहायक नदी? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। अब इसके ऊपर शहडोल जिले में एक बांध बनाया जाता है, उसका नाम रहता है बाणसागर परियोजना। कहाँ पर बनाया गया है? शहडोल जिले में। 1978 के समथिंग इसकी आधारशिला रखी जाती है मोरारजी देसाई के द्वारा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। तो यहाँ पर शहडोल जिले में बाणसागर बांध बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी को पता देवलोंद नामक एक गांव में बनाई गई है ये परियोजना, और देवलोंद बांध है उसके ऊपर। यह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे बिजली भी बनती है, साथ साथ सिंचाई भी होती है। तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अब देखिए राजघाट परियोजना, ये बेतवा नदी पे है, तो ये मध्य प्रदेश और किसकी? उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
फिर देखिए हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कौन कौन सी संयुक्त परियोजना है, तो देखो सबसे पहले तो गरजी अपन को याद रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर। उसके बाद काली सिंध, पार्वती, अभी थोड़े दिन पहले संयुक्त लिंक परियोजना शुरू हुई है, काली सिंध पार्वती संयुक्त लिंक परियोजना, वो भी किसकी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त लिंक परियोजना है। ये सभी बातें, ये छोटी छोटी बातें आपको लगता होगा कि यार सर ये तो हमने पहले पढ़ चुकी है, अब कुछ नया बताओ। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए, सरल चीज़ों को ही पढ़ना चाहिए। सरल चीज़ें जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन होता है, सबसे अच्छी बात है, और रिवीजन एक बार हुआ तो ये समझ लो कि अपना क्या हुआ, भला होना स्टार्ट हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, याद करना है, और जो सरल सरल चीज़ें हैं उनको ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ें। अगले प्रश्न पे अब अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ MPPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और पूरे न्यू वर्जन पे है, यानी जो 3 राइट -1 रॉन्ग वाला इनका कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। दो है, एक 50 FLT वाली मात्र 199 में है, और एक 50 यूनिट वाइज और 25 FLT मात्र 350 रुपये में। इन दोनों टेस्ट सीरीज को बिल्कुल लेना मत भूलिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और आप जब इन पेपर को लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल एग्जाम बेसिस, एग्जाम पैटर्न पे ये पेपर है। साथ में इनमें हमने आपको PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, आप डाउनलोड करके इनकी PDF को निकाल सकते हैं बाजार में जाके, और उनको डेली सॉल्व करें, तभी आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ करती है अध्यारोपित प्रतिरूप को। देखिए चंबल नदी की हम बात करते हैं तो चंबल नदी को मुख्य रूप से कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है किस नाम से जाना जाता है, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये कहाँ से निकलते, तो आप सभी को पता है जाना पाओ इंदौर से निकलती है। फिर उसके बाद ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। इसके ऊपर 3 परियोजनाएं, एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप और एक है जवाहर सागर। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। आप सभी को बताना है कि गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर जो परियोजना है उसकी कुल क्षमता कितनी है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मैंने उस दिन कितने अच्छे समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में ही, और आपने कभी इसका एक कोर्स में जाके इसका वीडियो देख लिया पहाड़ का, तो आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने बताया था ये पूर्वी क्षेत्र को बोला जाता है मैकाल, ये मध्य वाले को बोला जाता है महादेव, और ये पश्चिम वाले को बोला जाता है राजपीपला। इस महादेव श्रेणी के ऊपर पचमढ़ी स्थित है, और पचमढ़ी में हमें एक चोटी देखने को मिलती है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, साथ साथ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन से पर्वत पे थी, तो महादेव की श्रेणी, मैंने बताया था महादेव श्रेणी, ये मैकाल श्रेणी, ये राजपीपला श्रेणी, वहाँ पर धूपगढ़। प्रीवियस लेक्चर में भी आप जाओगे तो मैंने ऐसे ही समझाया था, और अगले उसमें अपन को सेम प्रश्न देखने को मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान, बिल्कुल सही है कि संवैधानिक प्रधान होता है। फिर शासन का प्रधान, हाँ बिल्कुल सही है, शासन का प्रधान भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इसका राइट आंसर है A और B दोनों। निम्नलिखित में अब अपन यहाँ पर मैं 1-2 बात बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल तो आप सभी को पता है पट्टाभी सीतारामैया। मैंने कैसे याद कराया था, राज है यानी रा आ रहा है, राम और सीता आएगी, तो राम सीता दोनों में आ जाएंगे, वो कहा जाएगा राज्यपाल। तो पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल थे, वर्तमान में कौन है, मगन छगन भाई पटेल है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे। अब आपको लगता होगा यार सर इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट कैसे याद नहीं करें, आप 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि HS कामत मध्य प्रदेश के प्रथम सचिव थे, फिर RP नरहोन्ना मध्य प्रदेश के दूसरे सचिव थे। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो निर्मला बुच थी वहाँ मध्य प्रदेश की क्या थी, प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। फिर वर्तमान सचिव की हमने बात करी थी तो मैंने बताया था नरेंद्र जैन क्या है, हमारे वर्तमान के मुख्य सचिव है।
मुख्य सचिव मैंने बताया था कि ये किसका सलाहकार होता है, तो मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। अब देखिए R.S. खन्ना ये भी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। S.K. शर्मा नामक कोई भी मुख्य सचिव नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या था, सी था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? गृह विभाग। गृह विभाग के अंतर्गत सर पुलिस काम करती है, यानी डीजीपी साहब करते हैं। आयकर विभाग के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर काम करता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत करते हैं? कलेक्टर, संभाग आयुक्त, ये सभी करते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत। फिर देखिए मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मैंने पहले ही बताया था किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कौन सा अनुच्छेद 243 के तहत, 243 में के में कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव की बात की गई है, और इसमें ही कहा गया है कि राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करेगी, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो देखो इको मार्क किसके ऊपर लगा होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए। इको मार्क मुख्य रूप से जो इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगा होता है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी होता है 1991 में। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए इसका राइट आंसर तो था 4.11। मत याद रखो, अभी बजट आने वाला है, अपन नए बजट के हिसाब से इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित हैं? तो देखिए यहाँ पर 60-40 रेशो है, यानी 100 रुपये का भी लगेगी किसी सिंचाई परियोजना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, तो 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये कौन मिलाएगी? राज्य सरकार मिलाएगी। तो 60-40 का रेशो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 7300 मेगावाट। अब भैया मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो आपको कमेंट करना है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले MPPSC प्रीलिम्स कोर्स 2026 मात्र 999 में, जिसमें आपको मिल रही है रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट। इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, और इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको MPPSC प्रीलिम्स 2025 का रिकॉर्डेड बैच बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जिसमें 75+ DC सर की याद कराने वाली क्लासेस हैं। साथ ही में इस बार भी DC सर ने सोचा है 100 से ज़्यादा क्लास में याद कराने वाली आपकी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस कोर्स में, तो एक बार इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस C को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, 2030 तक हेपेटाइटिस B को खत्म करने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है। अब ये किस यूनिट का सवाल है? तो ये यूनिट 7 का सवाल है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हर यूनिट की है, और यहाँ सीरीज और सभी यूनिट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको देखना बिल्कुल भी मत भूला करो। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों को शामिल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है विनिमयन लागत के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न पे चले, तो देखिए हम आपके लिए 1000+ MCQ सीरीज लेके आए हैं, यानी MCQ PDF आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको यूनिट 10 से संबंधित 1000 MCQ मिलने वाले हैं, और यूनिट 8 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं जो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, उन दोनों के लिए हमने 1000+ MCQ की PDF आपके लिए अपलोड कर दी है। तो इसको खरीदना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कभी आपने इन दोनों को खरीद लिया तो यकीन मानिएगा आपका यूनिट 10 और यूनिट 8 से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को बिल्कुल भी खरीदना मत भूलिए। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना 1979 किस वर्ष संशोधित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2015 में संशोधित की गई थी, ठीक है। ये 79 नहीं है, 79
कब की गई थी? 2015, मैंने बताया था अगस्त 2015 में। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में अधिसूचित किया गया है? तो आप सभी को पता है 3। कौन कौन सी? बेगा, भारिया, सहरिया। बेगा मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो आप सभी को पता है बेगा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। भारिया छिंदवाड़ा के पतालकोट में रहती है। सहरिया आप सभी को पता होगा मध्य भारत के पठार में निवास करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है? मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाए थे विकास खंड, और उसमें मैंने राइट आंसर बताया था कि कितने हैं? 89 विकास खंड है, जिसमें हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर निवास करती है। उसमें मैंने जनजातीय विकास खंडों के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश में 89 जनजातीय विकास खंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यह क्लास कंप्लीट होती है। आज आपको आंसर करना है कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना किस जिले में बनी हुई है? किस जिले में है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलेंगे कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।